दुनिया जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है। हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है। आगही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान। तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जानवरों की तादाद है, ना कि दूध की पैदावार फी जानवर। पाकिस्तान में औसत पैदावार कम होने की वजह मुतवाज़न खुराक में कमी और मुनासिब निगहदाश्त का ना होना है। अगर हम अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं तो हमें अपने फार्म की निगहदाश्त को जदीद तरीकों के मुताबिक करना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है हाफिज मोहम्मद वसी खान साहब को। हाफिज मोहम्मद वसी खान साहब का तल्लक एक मरूफ कंपनी से है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसी साहब, हम डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे किसान भाई अपनी जानवरों की जो देखभाल करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, आपने ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि हम जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ लेकर जाना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर किसान को इस बात का पता ही नहीं है कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है या नहीं हो सकता। रिवायती तौर पर उन लोगों ने अपने जानवर रखे होते हैं और उससे नुकसान हो या फ़ायदा उससे उसको गरज नहीं होती। सिर्फ उनके जानवर जो है वो उनके लिए शान का बायस होते हैं या उनकी मिरास होती है। कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर खर्च कितना होता है और इस पर फ़ायदा कितना होता है। और शायद उस्ताद दामन ने इनके बारे में ये बात कही थी कि इन्ना मंजिल मकसूद ते पहुँचना की घोड़ा उस पास से ते टांगा उस पास से। जब तक ये घोड़े और टांगे को जोड़ेंगे नहीं, इनके घरों में खुशहाली नहीं आ सकती और उसके नतीजे में मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। लिहाजा ये ज़रूरी है कि मिरास के तौर पर जो इन्होंने जानवर पाले हुए हैं और शौकिया तौर पर जो जानवर पाले हुए हैं वो इस बुनियाद को छोड़कर इसको कारोबारी बुनियाद के तौर पर चलाएं।
यहाँ इस वक्त हालत ये है कि एक आदमी के पास अगर 64 जानवर हैं, उसमें दूध देने वाले जानवर सिर्फ 4 हैं। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें साल के ऊपर बैलेंस शीट क्या दिखाएगी कि उसको क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ। वो घर से ही पैसे लगा रहा है और इस हालत के अंदर मुझे अफसोस होता है कि यह सरासर घाटे का सौदा है। बहुत प्यारी हाफिज साहब आपने बात की है। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वो कौन से अवामल है जिनकी वजह से फार्म को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। अगर हमारा किसान जो है वो ये सोच ले कि मैंने इसको कारोबार के तौर पर चलाना है, तो फिर तमाम कारोबार के असूलों को उसको लाजमी तौर पर लागू करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली जो बुनियाद है वो उसका जानवर है। क्या जानवर की सलाहियत है कि वो उसको इतना दूध दे सके या इतना गोश्त दे सके जिसकी बुनियाद पर उसके गल्ले के अंदर ज्यादा पैसे आए। ये पहला है। नंबर 2, उसका सवाल ये है, उसकी बुनियाद ये है कि क्या उसके पास उतनी खुराक मौजूद है जो उसके जानवरों को जो उसने रखे हुए हैं उनको वो पूरा पेट भर सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम 2 दिन अपने जानवर को वो खुराक देते हैं जो पूरे साल में मुयसर नहीं होती, और उसके बाद 2 दिन भूखा रखते हैं, फिर 3 दिन हम तूड़ी पर रखते हैं, फिर चौथे दिन फिर हम अच्छी खुराक देते हैं। ये जो नामुनासिब रवैया है और ये पूरे साल एक किस्म की खुराक ना देना जो है, उसके नतीजे में अगर जो कुछ जानवर की सलाहियत भी है वो भी मुतासिर होती है। तीसरी चीज जो है, हमारे किसानों के अंदर ये सोच नहीं है कि मेरे जानवर को बीमार नहीं होना चाहिए। वो ये समझता है कि डॉक्टर पास बैठा हुआ है, 500 रुपए देकर मैं इसका इलाज करवा लूंगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर मुझे बुखार हो जाए, 3 दिन के लिए मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा, 3 दिन उसके बाद जो है दफ्तर वाले भी मेरे ऊपर हाथ हल्का रखेंगे, इसका मतलब यह कि मेरी पैदावारी सलाहियत मुतासिर होगी। तो ये 3-4 चीजें हैं, ना उनके रहने की जगह सही है और ना उनके खाने की जगह कोई मनसूबाबंदी है। अगर किसान जो है अपने पास अच्छे जानवर रखे, नंबर 1 वो 20 लीटर से कम दूध देने वाला जानवर ना हो, चाहे भैंस हो या गाय हो। नंबर 2 वो साल के साल बच्चा देने वाला हो। तीसरी बात कि प्रेग्नेंट होने के बाद 7 महीने तक उसको लाजमी तौर पर दूध देना चाहिए, ताकि किसान की बैलेंस शीट के ऊपर जो असर पड़े वो सिर्फ 2 महीने का पड़े। और चौथी चीज जो है वो ये है कि वो उसके पास जो जानवर है वो कोई लखनऊ का नवाब ना हो, गर्मी और सर्दी का उस पर असर ना पड़े, वो हर हालात में पाकिस्तान के अंदर वो सरवाइव करने का फन जानता हो। तो ये 4 क्वालिटीज है जो उसके जानवर में होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसकी वो रिहाइश हो जिसमें जानवर को रखना हो। इसलिए कि जब हम अपने बच्चे को वो तमाम जरूरी लवाजमात मुहैया ना करेंगे तो हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो स्कूल में फर्स्ट आएगा। हम उससे ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, इसलिए उसका घर भी अच्छा होना चाहिए, और तमाम वो टेक्नोलॉजी जो इस मुल्क में मौजूद है जिससे हमारे जानवर जो है बीमारियों से बच सकते हैं, हमें उनको बरूए कार लाना चाहिए ताकि हमारे जानवर महफूज रहें। वसी साहब, ये बताइएगा कि बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मतवाजन खुराक का क्या किरदार है? ये बात भी बड़ी अहम है। जब हम डेयरी फार्म की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर मुतवाजन खुराक का जो रोल है वो 60% है, यानी बाकी तमाम काम का हिस्सा 40%, सिर्फ मुतवाजन खुराक का 60%। उसके लिए जरूरी है कि मेरे जानवर को किस किस चीज की जरूरत है और मेरा जानवर मुझे क्या देता है। अब मेरा जानवर मुझे नंबर 1 दूध देता है और मुझे उसके साथ जो है वो गोश्त देता है। ये 2 चीजें जो है मेरा जानवर देता है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए, अपने जानवर की बढ़ोतरी को बरकरार रखने के लिए मुझे वो तमाम चीजें देनी पड़ेगी जो इस पैदावार के मामूल को बरकरार रख सके। अब जितने भी साइंस आज तक आई है उसमें 5 चीजें हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। ये किसान को कहां से मिलता है? ये जो वंडे की शक्ल में, चौकर की शक्ल में और दानों की शक्ल के अंदर कार्बोहाइड्रेट उसका सबसे बड़ा जरिया है। नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पट्ठों के जरिए भी मिलती है। लुसर्न के अंदर 24% प्रोटीन होती है, उसको कढ़ाई गोश्त कहते हैं जानवरों का, पट्ठों का बादशाह। तीसरी चीज जो है वो उसको रोगन चाहिए ताकि जिस्म के जो तमाम अवामिल हैं उसकी जो एक्टिविटीज है वो पूरी अपना काम करें। चौथी चीज जो है उसको ताकत चाहिए। ये दूध जो है, जो हम बच्चों को कहते हैं कि ये मुकम्मल ग़िज़ा है और जितना दूध पियोगे तुम मुखालिफ को भी पछाड़ दोगे, उसका मतलब ये है कि वो एनर्जी का जरिया है। इसका मतलब ये है कि मैं जो मुतवाज़िन खुराक बनाऊंगा अपने जानवर के लिए, जितना वो एनर्जी निकाल रहा है उससे 2% मैं वो ज्यादा उसको दूं। और सबसे आखिर में चीज है वो मिनरल मिक्सचर है। हमारे यहाँ इंसानों के लिए मिनरल्स अवेलेबल हैं कि जोड़ों का दर्द ना हो, हड्डियां कमजोर ना हो। जो दूध निकल रहा है उसमें कैल्शियम की बड़ी मिकदार है। ये मिनरल मिक्सचर जो है ये उसकी खुराक का हिस्सा है। तो ये 5 चीजें जो हैं ये किसान भाई को अपने ज़हन में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज को भी उसके मद्देनजर रखना चाहिए कि जब बच्चा छोटा है
उसने दूध नहीं देना, उसकी बढ़ोतरी होनी है। लिहाजा मुतवाज़न खुराक के वो हिस्से जो बढ़ोतरी को ज्यादा बढ़ा सके उसको वो देना चाहिए। और अगर मेरा जानवर जो है वो गब्बन है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी जान को भी बरकरार रखना है, उसने आइंदा दूध के लिए तैयार भी होना है, उसने बच्चे को भी पालना है। तो मेरी खुराक मुतवाज़न जो है उसके पैरामीटर थोड़े तब्दील हो जाएंगे। और अगर वो 20 लीटर और 25 लीटर और 28 लीटर दूध दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे उसमें एनर्जी वाला जो पोर्शन है वो उससे ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेरे नजदीक जिस आदमी को मुतवाज़न खुराक के बारे में, जिस किसान को और जिस मालिक को इस बात का पता है कि मुतवाज़न खुराक क्या है और किस किस स्टेज के ऊपर मैंने अपने जानवर को क्या देनी है, वो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार होगा। बहुत अच्छे अफसर साहब, ये बताइए कि बेहतर निगहदाश्त के कौन कौन से रहनुमा असूल हैं? अमला वाले तरतर जांदे ते गाफिल गोते खांदे, अमला वाले तरतर जांदे ते गाफिल गोते खांदे ते डुब्बन ना देन मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जना दे। अगर किसान अपने जानवरों का कामिल पीर है तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो तमाम चीजें जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं, अगर वो उस पर अमल करता है तो 6 साल के अंदर उसके पास तमाम के तमाम जानवर जो हैं सिर्फ पैदावारी जानवर होंगे, एलीट एनिमल जिसको कहते हैं, कि कोई जानवर जो है 20-25 लीटर से कम ना हो। अब उसके लिए जरूरी है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि मैं अपने जानवरों को अपने बच्चों से ज्यादा अजीज समझूं। इसलिए कि मेरे बच्चों ने बढ़ना है, आगे चलना है, उसकी जबान है, वो मांग सकता है कि उसे किस चीज की जरूरत है, लेकिन मेरे जानवर जो है उसकी जबान नहीं है। मैंने उसकी जबान को समझना है। जिस तरह एक गूंगे की माँ जो है वो गूंगे की जबान को समझती है, तो मुझे भी गूंगा बनना पड़ेगा। और उसके अंदर सबसे पहला जो रोल है वो ये है कि मैं उसका रिकॉर्ड रखूं। वो रिकॉर्ड मुझे बताएगा कि ये जानवर जो है कितनी पैदावार देता रहा है, ये जानवर जो है ये कितने अरसे के बाद बच्चा देता है। मुझे उसका रिकॉर्ड सारा रखना पड़ेगा, और फिर मैं साल के आखिर में देखूंगा कि ये जानवर जो है ये मेरे लिए पैदावारी और फायदेमंद जानवर है या नहीं। एक दूसरी चीज जो है, मैं जानवर के ऊपर निगाह रखूं। जानवर मुझे अपनी हरकतों से बताएगा कि उसे किस चीज की जरूरत है। और जिस दिन मैंने इस बात को जान लिया कि इस वक्त जानवर को शेड की जरूरत है, साए की जरूरत है, इस वक्त जानवर को खुराक की जरूरत है, इस वक्त जानवर को पानी की जरूरत है, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं है। ये एक कामयाबी का सौदा है। फिर कामिल पीर बन जाता है बंदा। ये कामिल पीर बन जाता है। कामिल पीर होना जो है ये सीधा साधा नुस्खा है, तीर बहदफ कामयाबी की तरफ, मेरे किसान भाई के लिए और उसकी खुशहाली के लिए और मुल्क की खुशहाली के लिए। इसी तरीके से बेशुमार बीमारियां जो हैं वो किसान रोक सकता है कि साथ वाले बाड़े में बीमारी हो और उसके जानवरों में बीमारी ना आए, लेकिन उसके लिए किसान का कामिल पीर होना जरूरी है और उसका जागना जरूरी है। और वो उसी सूरत में हो सकता है जिस तरह माँ जो है वो खुद जो है वो गीले में सो जाती है लेकिन बच्चे को सूखा मुहैया करती है। अगर वो ये नजर को जान ले और इस तरीके को जान ले तो फिर उसकी निगहदाश्त जो है वो कामिल होगी। वसी साहब, बाड़े की सफाई से जानवरों की पैदावार पर क्या असर पड़ता है? मेरे नजदीक बाड़े की सफाई जो है वो इसकी पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने का सबसे बड़ा जरिया है। हम मुसलमान हैं और हमारे ईमान का निस्फ हिस्सा जो है वो सफाई है। जब आपका बाड़ा साफ नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप तमाम बीमारियों को दावत दे रहे हैं कि आप यहां पर आ जाएं और हमारे जानवरों पर तजर्बा करें। मेस्टाइटस साड़ू पाकिस्तान के 52% जानवरों का मसला है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी मानती है और उससे जो नुकसान होते हैं डॉक्टर साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सिंगल जो प्रॉब्लम जो है, जो माशी प्रॉब्लम है, माशी बीमारी जो है वो साड़ू है। अगर ये सफाई सुथराई हो तो उस बाड़े के अंदर मैं यकीन दिलाता हूं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि वहां साड़ू नहीं होगा। मैं इस बात को भी यकीन बनाता हूं कि अगर बाड़े की सफाई सुथराई होगी तो उसके बाकी तमाम चीजों का जो वो खुराक दे रहा है, जो प्रिवेंशन कर रहा है, उसमें ये एक करंट के तौर पे काम करेगा। यानी कि वो तमाम फायदे उसके ज्यादा होंगे अगर वो इस चीज का ख्याल रखेगा। तो मैं ये यकीन करता हूं कि अगर कोई आदमी कामयाब होना चाहता है, इसको खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहता है, तो बाड़े की सफाई जो है उसके ईमान का निस्फ हिस्सा होना चाहिए। बहुत अच्छी हफ्स साहब आपने बात की। यकीनन बाड़े की सफाई का पैदावार पे भी असर और सेहत पे भी जानवर के अच्छा खासा असर पड़ता है, लेकिन क्या शेड का भी रोल है इसमें पैदावार में, और अच्छे शेड की क्या खूबियां होनी चाहिए? इसका बहुत बड़ा रोल है, और वो ये है कि मैं दफ्तर से और फील्ड से जब थका कर जाता हूं घर, अगर मेरा घर आरामदेह नहीं है तो अगले रोज आकर मैं उस रफ्तार से काम नहीं कर सकता जिस रफ्तार से
میں ادروائز کر سکتا ہوں اگر میرا گھر اچھا ہو. تو بنیادی طور پر جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تاج محل ہو. ممکن ہے تاج محل کے اندر جو رہنے والا آدمی ہے اس کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہ آئے, لیکن ایک فقیر کی کلی کے اندر جو رہنے والا ہے وہ آرام سے سو جائے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ سادہ اور نہایت آرام دہ ہو, جہاں جانور رہ کر خوش ہو, اور خوش ہونے کے نتیجے میں اس کی پیداوار بڑھے. اس کے اندر صفائی ستھرائی جو ہے آسانی سے ہو سکے, ڈرینیج کا اس کے اندر بندوبست ہو, آٹومیٹک کا ایک نظام چل رہا ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ لوگ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, لوگ اویلیبل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی کاروبار نے مشینی جو ہے اس کے اندر مشینوں کا داخلہ جو ہے وہ اس کے اندر بدلے میں آ جائے گا. تو وہ آپ کا جو بننے والا جو باڑا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مشینوں کے آنے کی گنجائش ہو. اور اسی طریقے سے جس طرح ہم اپنے میٹرنیٹی وارڈ رکھتے ہیں, اس طرح جو بچہ دینے والی گائیں ہیں ان کی علیحدہ جگہ ہو, جو بیمار جانوروں کے لیے جگہ ہے اس کو, تاکہ اس کو زیادہ سہولت ملے, زیادہ کمفرٹ ہو, دوسرے جانور اگر اس کو تنگ نہ کریں. تو میرے نزدیک ایک اچھے شیڈ کا تصور جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ جانور کے آرام سے تعلق ہے. جانور خشکی میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ جگہ اویلیبل ہو, جانور اس جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے جہاں اس کو اس کے پاؤں کی ایکسرسائز ہو جائے وہ وہاں پر ہونا چاہیے. آپ کے مشینوں کے چلنے کا انداز اور جانور کو پکڑنے کا آپ کو مشکل کوئی پیش نہ آئے. جو بھی آپریشن کرنا چاہیں, جس طرح میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب سخت برسات کا موسم ہوتا ہے تو جانوروں میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کھر کا گلنا, فٹ راٹ. اب اس کے لیے دوائی چاہیے, کاپر سلفیٹ کا ایک خاص سولوشن ہوتا ہے. اور میں نے باہر کینیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک چھوٹی سی ڈب بنائی جاتی ہے, تمام جانوروں کو اس طرح سکویز کر کے لایا جاتا ہے کہ وہ اس میں نارملی پیر رکھ کر آگے چلے جاتے ہیں اور یہ بیماری ان میں نہیں آتی. تو اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے آپریشنز ہے, اگر آپ ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کو مشکل نہ ہو, جانور تنگ نہ ہو, اگر آپ کوئی ڈپ میں لے آنا چاہتے ہیں جانور تنگ نہ ہو, خوراک کھلانا چاہیں اس میں تنگ نہ ہو, جانور ایک جگہ آرام کرنا چاہتا ہے اس کی جگہ اویلیبل ہونی چاہیے. تو یہ لوازمات جو ہے ہوادار ہونا چاہیے. میں اس کی جو بلڈنگ ہے اس کے بارے میں نہیں کہتا, وہ یہ ہے کہ ہوادار ہو, روشنی اس کے اندر آنی چاہیے, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو اس کے اندر مطلب آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمفرٹ کا پہلو جو ہے وہ سب سے نمایاں ہو. آئیے دیکھتے ہیں چودھری عبدالحمید اور فضلو سائمہ جی سے کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کو پانی شانی بھی پلایا کہ نہیں؟ ہاں چودھری جی, میں تو اس کی بڑی سیوا کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام چودھری نور محمد. چھڑا, کیا حال چال ہے تیرے؟ حال بے حال, حال بے حال, ایدا مستقبل مینو لگدا کنگال, حال بے حال. تیری زبان کو زیادہ نہیں چلنی شروع ہو گئی؟ چودھری صاحب میں تو ویسے ہی میں تو ویسے کا کچھ لگتا پاگل آدمی. وہ چھڑا چودھری نور محمد, خیر تو ہے نا؟ یار کیا بتاؤں چودھری حمید, تمام جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کھانا پینا بھی بند کر دیا ہے, اور تو اور دودھ کی پیداوار میں بھی کمی آ رہی ہے یار. پہلے میرے جانوروں کا بھی یہی حال تھا. پھر سائمہ جی اور ڈیری ہب کی ٹیم نے ہمارے چودھری صاحب کے حال کو کر دیا مالو مال. چودھری جی ہوں بلے لٹو بلے لٹو بلے لٹو بلے لٹو. یہ ڈیری اب کی ٹیم نے تجھے کیا سمجھایا, کچھ ہمیں بھی بتا یار. چودھری نور محمد, یہ اب میں نہیں بلکہ ڈیری ہب والوں کی ٹیم آپ لوگوں کو بتائے گی, کیونکہ سائمہ جی اور ڈیری ہب والوں کا نمائندہ ادھر کو ہی آ رہے ہیں. وعلیکم السلام جی. جناب علی, جناب یہ ڈاکٹر احمد ہے, ڈیری ہب کی طرف سے آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سارے لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے, تشریف رکھیں. شکریہ. بسم اللہ. بیٹھے جی. ڈاکٹر صاحب جی, یہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیری ہب والوں کی ٹیم نے آپ کو ایسے کون سے مفید مشورے دیے کہ میرے جانور تگڑے ہو گئے ہے جی. اب یہ باتیں آپ ان لوگوں کو بتائیں. فارم کو نفع بخش بنانے کے لیے اور اپنے جانوروں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 3 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. پہلے ان کی غذائی ضرورت, دوسری ان کی صفائی, اور تیسری نسل کشی. پھر ہی آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں ہمیں تفصیل سے بتائیں تاکہ ہم ان پہ عمل کر سکیں. بھائی, غذائی ضرورت سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جانوروں کو ایسی خوراک دیں جو ان کے جسم کے لیے ضروری ہے. میرا مطلب ہے ان کو متوازن خوراک دیں. متوازن
डॉक्टर साहब ये मुतवाजन खुराक क्या होती है? भाई मुतवाजन खुराक से मेरी मुराद ये है कि आप उन्हें हरा चारा दें, खल की बजाय वंडा दें, और जानवरों के लिए हर वक्त साफ और ताज़ा पानी की फराहमी 24 घंटे जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा फार्म पे ही जानवरों के लिए एक हाउस हो जो मुनासिब हो और उनको आप खुला छोड़। डॉक्टर साहब इतना खर्चा करने से हमें क्या फायदा होगा? भाई सीधी बात है, जब तुम जानवरों की खुराक और सफाई का ख्याल रखोगे तो उनके दूध की पैदावार में भी बेहतरी आएगी और तुम सब लोगों की माली हालत भी बेहतर हो जाएगी। और एक और अहम बात, आप जानवरों को हमेशा साफ सुथरी और हवादार जगह पे बांधें और बाड़े की सफाई भी रोजाना होनी चाहिए। ले भाई चौधरी नूर मोहम्मद, तुमने डॉक्टर साहब की मुफीद बातें सुन ली है ना, अब इनको अच्छी तरह से समझ के ज़ेहनशीन भी कर ले। हला हला। और तीसरी बात, अफजाइश नस्ल वो इस तरह से करनी चाहिए कि आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा दूध देने वाली हो। तो भाइयों, अगर तुम लोगों ने इन 3 शर्तों पे काम कर लिया तो मैं दावे से श्योर हूं कि आपके जानवर ना सिर्फ ताकतवर होंगे बल्कि आपके दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा, वो बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा आपके जो अखराजात होते हैं दवाइयों पे वो बचेंगे। अगर वो सही तरीके से आप करेंगे तो दूध की पैदावार में भी बहुत इजाफा होगा। ले भाई चौधरी हमीद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तेरी वजह से डॉक्टर साहब ने हमें इतने कीमती मशवरे दिए हैं जी, हम इस पे जरूर अमल करेंगे। हाँ जी साहिमा जी। कोई शुक्रिया मेरा नहीं, डेयरी हब वालों का और डॉक्टर अहमद साहब का अदा करो जिन्होंने आपको इतनी मुफीद और कारआमद बातें बताई हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। साहिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। एज ए डॉक्टर ये मेरी ड्यूटी थी, अमल करना या ना करना ये अब आप पे। हाँ मेरी बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, आपने डॉक्टर अहमद की बातें सुनी और हाफिज साहब के बहुत मुफीद मशवरे हमने सुने। आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। सबसे पहली जो मुझे अच्छी लगी चीज़ हाफिज साहब की एक बात कि हमें अपने फार्म का कामल पीर होना ज़रूरी है। कामल पीर का मतलब ये है कि हमें अपने फार्म की तमाम ज़रूरियात का इल्म होना चाहिए। जानवर को क्या मतवाजन खुराक चाहिए, जानवर के आराम का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है, और फार्म पे हमें मसनूई नस्ल कशी के ज़रिए कैसे हम दूध की पैदावार बढ़ा सकते हैं, और फार्म का रिकॉर्ड रखना किस तरह चाहिए। ये सारी बातों पे अगर हम अमल करें तो हम अपने फार्म को ना सिर्फ मुनाफा बख्श बना सकते हैं बल्कि दूध की पैदावार में भी खतरखा इजाफा कर सकते हैं। वसी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अंदाज़े बयां बहुत ही खूबसूरत था और यकीनन किसान भाई इन बातों पे अमल करके अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर नासिर और रूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।